Hello students, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. In today's lecture, we will discuss about various measurements of Earth कि अर्थ को हम किस तरह से स्टडी करते हैं, जो हमने खुद से इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं लाइक लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ग्रीनविच मीन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये सारी बातें आज हम करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझाने वाला है, समझने वाला है और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की और प्लीज़ आप भी कोशिश करिएगा इसको समझने की। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम थोड़ी बात कर लेते हैं रिगार्डिंग शेप ऑफ द अर्थ कि अर्थ की शेप कैसी है। और जब हमने स्टडी किया तो ये हमें पता लगा कि जो हमारी अर्थ है वो एक स्फीयर है। ठीक है, तो स्फीयर और सर्कल समझते हैं ना, जब हम सर्कल की बात करते हैं तो वो आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जैसे कि ग्लोब में हम देखते ही हैं तो वो 3 डायमेंशनल है, आपकी फुटबॉल है, ठीक है, बास्केटबॉल बॉल ना, दैट इज़ अ स्फीयर। ठीक है, वो एक सर्कल नहीं है, सर्कल जो है वो सिंपली 2 डायमेंशनल होता है। और तब हमने ये जाना कि आपका जो मतलब हमें लगा कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर है, लेकिन बाद में स्टडीज़ करने के बाद हमें ये समझ में आया बहुत सारी कि ये एक रेगुलर स्फीयर नहीं है। रेगुलर स्फीयर होगा तो जो इसका सेंटर है इससे इसके सभी पार्ट्स की जो दूरी है वो सेम होगी, जैसे कि रेडियस है वो आपकी सेम होगी, है ना। इसी को बोलते हैं हम सर्कल या 3 डायमेंशनल हो जाएगा तो स्फीयर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सर्कल ही दिखा पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ 2 डायमेंशनल पिक्चर, है ना। ओके, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से नहीं बनी है। हमारी अर्थ जो है एक यहाँ पे तो आपको मतलब कि ये लगता है थोड़ा सा आर्क है, लेकिन ये इक्वेटर पे बल्ज है, ठीक है, और यहाँ से पोल्स के पास जो है वो चपटी है। तो कुछ इस तरह की जो है वो हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बल्जी है, ठीक है, सेंटर में जो है वो थोड़ा बल्जी है और साइड से जो है वो चपटी है, राइट। तो इसके लिए इसी वजह से हमने जो टर्म दी है वो होती है ऑब्लेट स्फीरॉइड, क्योंकि ये एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, ये ऑब्लेट स्फीरॉइड है, यहाँ से ये ऑब्लेट है। और इसके लिए टेक्निकली ही हमने एक वर्ड जो है वो दिया है, वो जियोलॉजिस्ट उसको क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ जियोइड। जियोइड का मतलब ये होता है शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, कभी ये ऑप्शन आ जाए तो यू कैन टिक दिस, और शेप ऑफ द अर्थ के लिए ही टर्म बनी है जियोइड। और ये है क्या, अदरवाइज अगर हम इसको शेप के नाम से इंडिकेट करें एग्जैक्टली तो ये है ऑब्लेट स्फीरॉइड, क्योंकि ये इक्वेटर से थोड़ी सी फूली हुई है और जो आपका पोल्स है जो नॉर्थ साउथ ये वाला पार्ट है उससे ये थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, और अगर हम इसको किसी भी चीज़ के साथ अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो कौन सा फ्रूट है जिसके साथ ये बेस्ट कंपेयर होगी, तो कंपैरेटिवली मोर ऑफ लाइक एन ऑरेंज। तो ऑरेंज की तरह जो हम कह देते हैं कि इसकी शेप है। ठीक है, लेकिन जब कभी भी हम आपका जैसे कि हमने ग्लोब ही बनाया है ना, तो आप ये देखते हो कि ग्लोब के अंदर आपको इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं मिलती, वो प्रॉपर स्फीयर होता है। इस वजह से अगर हम सिंपल डायग्राम्स देखते हैं वहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर जो है वो स्फीयर ही दिखता है। वो इस वजह से कि उसको मतलब समझाने में स्फीयर की फॉर्म में हमें आसान लगती हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन जो भी हमें पता है, अगर हम चीज़ों को जानते हैं तो हमें पता है कि ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इस तरह की नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ही आपको, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। जो इमेजेस हैं और आपके यहाँ इस तरह से अगर हमने कोई अलग से शेप्स क्रिएट भी की हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपर जो है वो सर्कल की फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में ही दिखाया जाता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अर्थ के ऊपर एक्चुअली कोई भी लाइन नहीं है। ठीक है, अर्थ इज जस्ट लाइक अनदर प्लैनेट है हमारा, इसकी स्ट्रक्चर हमने ढूंढ ली है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई जो है डिवीजन नहीं है। लेकिन हमने ह्यूमन बींग्स ने, उसमें भी जो स्पेसिफिकली पढ़ते हैं जियोलॉजिस्ट ने, है ना, जो मैप्स बनाते हैं कार्टोग्राफर्स ने, तो उन्होंने इसको खुद ही क्लासीफाई किया ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, समझा सकें, हम बात कर सकें, डिफरेंट फिनोमेना को साइंटिफिकली हम एक्सप्लेन कर सकें। तो अब किस तरह से हमने अर्थ को समझने के लिए उसकी डिफरेंट डिवीजन्स क्रिएट की हैं उसके बारे में अब यहाँ पे हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं स्टार्ट करा देती हूँ एक बार आपको, उसके बाद फिर ये पढ़ के समझाना आपको और मुझे आसान लगेगा। ठीक है, जैसे कि एक आपका ये सेंटर है ना, तो जो भी आपका एक लाइन हमने ड्रॉ की दैट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर,
जिसे में अगर हम सर्कल की बात करें तो ये सबसे लंबी आपकी जो लाइन होती है सर्कल में भी, जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जो कि सेंटर से रन होती है, ठीक है। और ये इसको अगर हम सर्कल की भाषा में बात करते हैं तो ये क्या है, आपका डायमीटर है। लेकिन यहाँ पे अब हम जियोलॉजी में आ गए हैं, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ये जियोलॉजिस्ट हैं तो वो जो है इसको नाम देते हैं जो एग्जैक्टली आपके सेंटर में से निकलता है पार्ट, और इसको उन्होंने रख दिया यहाँ पे 0 डिग्री और इसका नाम दे दिया उन्होंने इक्वेटर। और ये है क्या, जो भी लाइंस अब इसके पैरेलल ड्रॉ की जाएंगी, और इक्वेटर भी है टेक्निकली, इसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। तो जो आपकी इक्वेटर है ये सबसे बड़ी लैटिट्यूड है। आ रहा है समझ? तो सेंटर में से जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जो लाइंस अब हम ड्रॉ करेंगे ये सारे क्या होते हैं, आपके लैटिट्यूड्स होते हैं। दीज आर द लैटिट्यूड्स। ओके, अब डिग्री की बात करें तो अब हमारा जो स्फीयर है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 डायमेंशनल सर्कल दिख रहा है, तो इसका अगर हम पूरा डिग्रीज में अगर हम देखें तो ये होता है आपका 360 डिग्री। इन द सेम वे इसको भी हम इस तरह से, अभी फ्लैट की बात को अगर हम दिमाग में से फिलहाल निकाल देंगे, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये भी आपका पूरा 360 डिग्री होगा। अब ये है स्फीयर। स्फीयर का मतलब यहाँ पे हमें उसका एक पार्ट नजर आ रहा है, दूसरा पार्ट उसकी बैक साइड पे है, तो दैट मीन्स कि अब आपका ये पूरा पार्ट, ये पूरा दिस वन हाफ दिस शुड बी 180 डिग्री, ठीक है, और इसका पिछले वाला हाफ 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये कंप्लीट आपका 360 डिग्री होगा। और इसमें अब हम इस हाफ का भी आगे ये वाला हाफ देखते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ से 0 से लेके 90 डिग्री होगा और ये 0 से लेके 90 डिग्री होगा। तो इसी तरह से हम जब लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो 0 से लेके 90 डिग्री, अब ये सेंटर में से निकाला है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाला हमारा क्या पार्ट हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हम इसको कैसे पढ़ लेते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ से लेके 90 डिग्री साउथ, ये हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। आपकी जो लैटिट्यूड्स हैं ये देखिए अर्थ को किस तरह से डिवाइड कर रही हैं, नॉर्थ और साउथ के अंदर लैटिट्यूड्स जो हैं वो डिवीजन कर रही हैं, ठीक है। और ये कौन सी दो आपकी डायरेक्शंस को मिला रही हैं, ये पॉइंट आपका वेस्ट से ईस्ट हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, और ये अर्थ को डिवाइड कर रही है नॉर्थ और साउथ के अंदर। तो ये इमेजिनरी लाइंस जो है वो है आपकी इक्वेटर। जब कभी भी हम इसको किसी पेपर में दिखाते हैं तो हम जनरली इसको स्ट्रेट बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह से थोड़ा सा ये एंगुलर फॉर्म में नज़र आएंगी। अब ये कैसे ड्रॉ की गई है, किसको बेस बनाया गया है, वो मैं नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बिकॉज खुद ड्रॉ करते हुए सिर्फ 2 डायमेंशनल पिक्चर ही बन पाती है। लेकिन ये बेस है, सिर्फ उसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, फिर जहाँ पे यहाँ अब टेक्निकल वर्ड्स आएंगे वो आपको आसान लगेंगे, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए भी चलूँगी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टेक्निकली कैसे बोला जाता है लैटिट्यूड। नाउ इन ज्योग्राफी लैटिट्यूड इज अ ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाइज द नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। यही मैंने आपको अभी समझाया, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट है, ये हमने खुद ड्रॉ किया है, ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ पोजीशन के अंदर। नाउ लैटिट्यूड जो है इसके अगर हम बात करें तो latitude is an angle which ranges from 0 degree at equator and 90 degree north or south at the poles। ये बात भी हमने एक्सप्लेन कर ली अभी। अब यहाँ पे इस डायग्राम से बड़ा अच्छे से दिखाया गया है कि ये जो आपकी लैटिट्यूड्स हैं ये कैसे ड्रॉ किए गए हैं, तो उसके लिए बड़ी अच्छी डायग्राम है ये, इसको मैं आपको समझाती हूँ। कहता कि लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ से आपके उसको बेस मान के हमने एंगुलर डिस्टेंस जो है वो लिया, और उसके बेसिस पे फिर ऑब्वियसली हम उसको जो है डिवाइड कर रहे हैं एंगल्स में से। अब जैसे कि आप ये देखिए कि आपका ये एक प्रॉपर स्फीयर है, तरबूज है, कुछ भी मान लीजिए, फुटबॉल है, तो इसको अगर हमने अब क्योंकि हमें सेंटर चाहिए ना, अब हमें जो है जैसे ये सर्कल है हमें इसका सेंटर चाहिए ना, तो लेट्स से कि हम जो है इसको इस तरह से काट रहे हैं, तो इसको इस तरह से काटने से हमें जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वो हमें दिखने लग गया, ठीक है। और इसी को अगर हम खोल के इधर दिखा दें तो ये हम ऐसे खोल के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो सेंटर है ना, ये पार्ट है ना,
दिस इज एग्जैक्ट सेंटर, तो इसको टेक्निकली क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री का। अब यहाँ से हम एंगल्स देखेंगे, प्रोटेक्टर रख के यहाँ से जो है हमने जैसे कि एंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब जैसे कि 0, अब यहाँ पे जैसे कि 15 डिग्री है ना, 30 डिग्री, और इधर से भी आपका 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये आप टिल जो है यहाँ से जाके आपका कंप्लीट जो है वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ से ये एंगल ड्रॉ किया 15 डिग्री, अब ये एंगल ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट जहाँ पे जाता है उसी के बेस पे स्ट्रेट हमने एक लाइन लगा दी। इस तरह से 30 डिग्री एंगल जो जाता है यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। तो इस तरह से हमने जो लैटिट्यूड है वो उसकी, ये एक लैटिट्यूड और दूसरे लैटिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस होगा, ये लाइनें कैसे लगाएंगे, इक्वेटर से कितनी दूरी पे लाइन लगाएं, है ना। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर वे होना चाहिए, और हमें पता ही है कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इतना कितना 90 डिग्री, और ये पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम 90 डिग्री, तो एंगल्स की फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी ये एंगुलर डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, ये एंगल की मार्किंग में तो सेम होने चाहिए ना। तो उसको कैसे लेंगे, अगर हम किसी भी एक पॉइंट को जो है ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट हमारा बेस होता है, और यहाँ से जो है वो हम एंगल्स लेते हैं और उस एंगल्स के साथ रिलेटेड हम ये लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज योर लैटिट्यूड, ठीक है। इतनी सी बात है सिर्फ, लेकिन जब टेक्निकली बोली जाती है तो वो थोड़ी अजीब लगती है। जैसे कि यहाँ पे हम इसको टेक्निकली क्या बोल रहे हैं कि इट्स एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एंगुलर डिस्टेंस है ये, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, जिसको कि हम डिफरेंट डिग्रीज के अंदर मेजर करते हैं और उसके बेसिस पे हम ये लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं, और ये लाइंस क्या है, हमारी लैटिट्यूड्स हैं। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। कहता कि एज द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, द लीनियर डिस्टेंस ऑफ ए डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल इज लिटल लॉन्गर देन दैट एट द इक्वेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में एज इट इज लिख के आ सकती है कि ट्रू है या फॉल्स है, और इसको समझना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो मे बी स्टेटमेंट को आप गलत बोलेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि आपका लीनियर डिस्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल इज लिटिल लॉन्गर, पोल्स पे ज़्यादा होता है रादर देन एट इक्वेटर। इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर हम देखें तो कैसे है, फॉर एग्जाम्पल एट इक्वेटर 0 डिग्री इज 68.704 माइल्स एंड एट 45 डिग्री इज 69.054 माइल्स एंड एट द पोल्स इट इज 69.407 माइल्स, एंड बढ़ता जा रहा है। इक्वेटर पे 68 है, उसके बाद 40 डिग्री में 69.054 है, पोल्स पे जाके थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो द एवरेज इज टेकन एज 69 माइल्स एज दैट इज 111 किलोमीटर, बिकॉज 1 माइल जो है 1.607 है। ये है क्या, दिस इज लीनियर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। अब इस चीज़ को जो है वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए कि होता कैसे है। देखिए, थोड़ा सा समझिए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब अगर लेट्स से कि हम जो है एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सिंपल, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, जो एग्जैक्ट स्फीयर है वो ड्रॉ किया, और यहाँ से जो है लेट्स से कि ये हमारा सेंट्रल पार्ट है, और ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो अब आपका जो लीनियर डिस्टेंस है ये है ना, ये, तो ये 90 डिग्री का एंगल का मतलब क्या है, ये सारा पार्ट, ये लीनियर डिस्टेंस, तो ये भी तो 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा है, ठीक है। अब इस 90 डिग्री के एंगल को जो है वो हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि 30, अगर हम इसको 30 में डिवाइड कर देते हैं, से दिस इज़ 30, और आगे फिर हम जो है वो इसको एग्जैक्टली अब तो नहीं मैं बना सकती, लेकिन अंदाजे से आप देख सकते हैं कि 30 है ना, तो ये बना दिया हमने। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ 30 डिग्री है ना, दिस इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्री। अब ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, और जो आपका ये डिस्टेंस है, और आपका ये डिस्टेंस है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही तो लैटिट्यूड ड्रॉ किए हैं ना। मैंने अभी आपको समझाया था कि लैटिट्यूड कैसे ड्रॉ किए हैं, इसी के बेसिस पे तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी, इसके बेसिस पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। तो ये आपके जो है वो, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एग्जैक्ट स्फीयर है ना, मतलब मान लो, क्योंकि मैंने कोई प्रोटेक्टर से उससे नहीं बनाया है, लेकिन ये एग्जैक्ट स्फीयर जैसे हमें देखने को लग रहा है। तो ये जो आपके डिस्टेंसेस है ये तो सेम होंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे फोकस करिए ना, लेट्स से कि हम थोड़ा सा इसको जो है वो यहाँ पे बल्ज कर देते हैं, और इधर फ्लैटन करते हैं, इधर हम फ्लैटन कर देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऑरेंज लाइक हो गया।
अब इसके जो है आप सेंटर में से निकाल दीजिए, ये इक्वेटर हो गया, ये हमारा सेंट्रल पार्ट है ये। अब ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, अब ये एग्जैक्ट आर्क नहीं है, ठीक है। ये वाली अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली एग्जैक्ट आर्क है, ये एग्जैक्ट आर्क नहीं है, ये यहाँ से बल्जी है और उसके बाद जो है ये फ्लैटन हो रहा है कुछ इस तरह से। अब अगर हम देखें तो लेट्स से कि अगर ये आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगुलर है, अब एंगुलर में यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा, लेकिन अगर आप लिनियर डिस्टेंस की बात करेंगे ना तो ये वाला पार्ट जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे ना तो ये वाला पार्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा प्रेस्ड है, तो उस वजह से यहाँ पे ये जो लीनियर डिस्टेंस है, ये लीनियर डिस्टेंस कम होगा, उससे ज़्यादा ये होगा, उससे ज़्यादा ये होगा, इजंट इट? क्यों? क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट आर्क तो नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जब आप एग्जैक्ट आर्क बना रहे हो, सी स्ट्रक्चर बना रहे हो प्रॉपर, एक जो है, एक आप थोड़ा आर्क की बना रहे हो और एक आप ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा फैला रहे हो, तो इसमें ज़्यादा एरिया नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा यहाँ पे एरिया नहीं है इसका, इतना इसका तो कम है जो ज़्यादा आर्क वाला है, तो इस वजह से ही यहाँ पे उल्टा होता है। ये बात समझने वाली है, लॉन्गिट्यूड समझना आसान हो जाता है लेकिन लैटिट्यूड को समझना बहुत ईजी, मतलब आसान नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे ये आपकी एग्जैक्ट आर्क नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटन होने की वजह से ना जब हम इधर जाते हैं तो हमारा ये वाला रीजन बढ़ जाता है, इसके ऊपर जाएंगे तो कंपैरेटिवली ये वाला रीजन बढ़ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, आपका यही एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस है। अब इसी को ही हम, क्योंकि हमने इसी के बेसिस पे ही तो लैटिट्यूड ड्रॉ की है ना, डिग्रीज के बेसिस पे, तो जब आप इस बेसिस के ऊपर यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बेसिस पे जो है अब आप अपनी ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो कंपैरेटिवली ऑब्वियसली अब आपकी जो लाइंस हैं, ठीक है, तो ये वाली लाइन से एक्चुअली लाइन तो यहाँ पे आपको ये बड़ी ही लगेगी क्योंकि इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, लेकिन ये जो डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, ये जो डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, ये डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, ये वाला पार्ट लीनियर वाला, इससे ये वाला पार्ट बड़ा है, इससे ये वाला पार्ट बड़ा है, और इसी वजह से ये जो आपकी लाइंस हैं, ठीक है, अब ये जो ड्रॉ हो रही हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फिर आपका जो गैप है ये भी इस तरह से जो है वो बढ़ता चला जाएगा कंपैरेटिवली अगर हम करेंगे तो, ठीक है। तो ये, लेकिन हम एक्चुअली एक बात पे हर किसी को, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है ना, 68 to 69, उसके बाद फ्रैक्शन पॉइंट्स के अंदर ही डिफरेंस है, ये तो नहीं है कि अगर वो 60 है तो वो 110 है, इतना डिफरेंस तो नहीं है, निग्लिजिबल सा डिफरेंस है लेकिन, ठीक है। तो इस वजह से ऑन एन एवरेज जो है वो जो हम ये डिस्टेंस है इसको हम 111 किलोमीटर ही काउंट कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर ये स्टेटमेंट आ जाती तो अगर हम कहें कि आपका लीनियर डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल्स में जा रहे हैं तो कंपैरेटिवली आपका बढ़ता है, ठीक है, वो इसी वजह से है, ये वाला पार्ट बढ़ जाता है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ता है, वो इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे आके ये चपटी हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है ऑब्वियसली थोड़ी सी अगर आप बना रहे हो ना, ये बल्जी पार्ट में सारी लाइंस मिक्स हो गई हैं, तो यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो बस ये लीनियर डिस्टेंस की यहाँ पे बात की गई है, बहुत ज़्यादा हमें घुसना नहीं है, लेकिन उतना समझ लेना है कि अगर वो स्टेटमेंट में आ जाए तो हम उसको समझ पाएँ, पकड़ पाएँ, लेकिन वहाँ पे कैसे याद रही अगर हमें चीज़ें, पहले बात हम डाइजेस्ट तो करें कि हाँ ऐसा है, नहीं तो लाइन को पढ़ते हुए ही हमें ऐसे लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है। और हाँ, दो चीज़ें आपस में मिक्स भी कर रही हैं, क्योंकि जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं ना तो हमें ये भी पता है, इसमें कभी मिक्स मत कर दीजिएगा चीज़ों को, कि आपका जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो आपका लैटिट्यूड है दैट इज ऑलवेज इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पे वो इस लेंथ की बात नहीं कर रहा है, वो तो कॉमन सेंस ही है। अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसके पैरेलल जो है वो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तो आपकी कॉमन सेंस ही है, ठीक है, कि ये लाइन सबसे बड़ी है, लेकिन यहाँ पे इसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस की बात चल रही है, ठीक है। और ये लीनियर डिस्टेंस के बेसिस पे ये गैप्स की बात चल रही है कि ये गैप्स हम मान लेते हैं इक्वल है 111, लेकिन इक्वल नहीं है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलवर्ड्स जाते हैं, ये लीनियर डिस्टेंस है जो आपका वो थोड़ा सा बढ़ता है, जैसे पोल की तरफ जा रहे हो कंपैरेटिवली 90 डिग्री पे ज़्यादा है, ठीक है, 0 डिग्री से 15 डिग्री, 15 या 30 मान लीजिए तो वो कम है, उसके अगर 45 जाएंगे थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर और जाएंगे तो वो और ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो एरिया है, ये बढ़ता हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी एग्जैक्ट आर्क नहीं है, एग्जैक्ट आर्क नहीं है। अगर हम इससे लगाने की कोशिश करें, ठीक है, तो अगर ये ऐसे लगाएं डेफिनेटली तो ये आपकी कुछ आर्क ऐसे होती है, तो ये एग्जैक्ट आर्क नहीं है, ये यहाँ से ज़्यादा बड़ी है और उसके बाद ये चपटी हो जाती है जाके यहाँ पे, जैसे कि बल्ज सा है इक्वेटर के ऊपर। क्लियर?
तो बस ये बात है, लेंथ में हमेशा इक्वेटर सबसे ज़्यादा लंबा है, लेकिन अगर हम लीनियर डिस्टेंस की बात करते हैं ऑन एन एवरेज 111 है, लेकिन जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वो बढ़ता हुआ चला जाता है, राइट। इसी वजह से स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी ट्रेवल फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू 31 डिग्री नॉर्थ वी ट्रेवल 69 माइल्स, 69 माइल्स और 111 किलोमीटर। अगर हम यहाँ से, ठीक है, 30 डिग्री से 31 डिग्री जाएंगे, क्योंकि यही बात मैंने आपको पीछे भी समझाई है, अर्थ है, ठीक है, तो सेंटर है, तो लेट्स से कि दिस इज 30 डिग्री है ना, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं 31 डिग्री। तो आप 30 डिग्री से नॉर्थ अगर 31 डिग्री में जाते हैं तो आप कितना मूव किए, आप 69 माइल्स मूव किए या 111 किलोमीटर। और वहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में 2 डायमेंशनल से समझाया, यही चीज़ जो है वो आप इस फिगर के अंदर 3 डायमेंशनल के अंदर भी देख सकते हैं, बस वही बात समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पे ये लीनियर एंगल ही दिखा पा रहा है, इसको चपटे फॉर्म में नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये किस तरह से मेजर होता है उसके लिए जस्ट आपको ये मैंने इमेज दिया है। नेक्स्ट, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल विच कैन बी ड्रॉन अराउंड द अर्थ, क्योंकि अब सर्कल ही हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो लाइन नजर आ रही है आपको, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, लेकिन वो तो स्फीयर है, तो ये तो उधर भी जाएगी लाइन, तो इसी वजह से ये आपका क्या हो गया, सबसे बड़ा सर्कल हो गया। नाउ देयर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड विच हैव बीन स्पेशल नेम्स। तो हमने अर्थ को फिर फर्दर और जो उसके पैरेलल चलती हैं इक्वेटर के, उसको डिफाइन किया है, उसके डिफरेंट नेम्स दिए हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट इज़ एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट्स। ये जो साइन होता है 30 के ऊपर हमने अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाया है ना, जैसे दिस इज नोन एज 30 मिनट्स, और अगर हम इसके ऊपर एक और लगा देंगे तो ये बन जाता है 30 सेकेंड्स। तो ये पढ़ने का तरीका है। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट्स है, या इसको 23.5 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो ये आपका नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर होगा, तो ये है आपकी डिग्री ऑफ कैंसर, और एग्जैक्टली उसके नीचे चले जाएंगे तो वो आपकी आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23 डिग्री एंड हाफ जो है वो साउथ होगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑलमोस्ट मिडवे थ्रू अवर कंट्री। वैसे भी ये कैसे जाती है, ईस्ट वेस्ट ही तो जाती है, डिवाइड करती है नॉर्थ साउथ के अंदर। तो इसकी खासियत क्या है कि हम जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इवन इंडिया को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। देन टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, इज अनदर पैरेलल सिमिलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बट इट इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। उसके ऊपर जाते हैं तो आर्कटिक सर्कल है, इट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 66.5, आर्कटिक जो नॉर्थ के अंदर है, ठीक है, और जो साउथ के अंदर 66.5 है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये आगे हमारी 2 जो है और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, और इसको हम इस तरह से इस डायग्राम में जैसे दिखाया है देख सकते हैं, ठीक है। अब दिस इज इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। अब इसको फिर आगे जो है हीट जोन के बेसिस पे हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज योर आर्कटिक सर्कल। अब इसको पहले समझ ही लेते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी पढ़ के। तो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के आसपास वाला रीजन, वैसे इसको इक्वेटोरियल रीजन बोल देते हैं, जो इक्वेटर के आसपास है। उसके बाद जो दो ट्रॉपिक्स, ये किस बेसिस पे हम नाम दे रहे हैं, हीट जोन्स के, कितना टेम्परेचर जो आपका सन की इंसुलेशन है वो कितनी किस एरिया पे जाती है, उसके बेसिस पे हमने इसको अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो मैक्सिमम तो जो आपका सन है ना, उसकी जो स्ट्रेट आपकी एग्जैक्ट जो किरणें हैं वो सन रेज तो यहाँ पे पड़ेंगी सीधा, है ना, और जितना जितना दूर होता जाएगा आपका उतना ही ये ऑब्लिक होती जाएंगी, टेढ़ी होती जाएंगी। तो इक्वेटर के आसपास इक्वेटोरियल रीजन, और जो 2 ट्रॉपिक्स के आसपास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है आपका टॉरिड जोन। और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके अगर हम ऊपर जाएं आर्कटिक सर्कल तक तो ये है आपकी टेम्परेट जोन, तो ये आपकी नॉर्थ टेम्परेट जोन होगी। इसी तरह से इसके नीचे हो जाएगी साउथ टेम्परेट जोन, और इसके बाद फिर आपका आर्कटिक सर्कल से लेके एग्जैक्टली नॉर्थ पोल तक ये है आपकी फ्रिजिड जोन। ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, नीचे इसी तरह से आपकी साउथ फ्रिजिड जोन है, ठीक है। ये 66.5, दिस इज 23.5 डिग्री। और इस तरह से जो है हमने अर्थ को अच्छे से समझने के लिए उसको अलग अलग डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। नाउ पैरेलल्स एंड हीट जोन्स, यही मैंने आपको बात समझा दी, इसको एक बार रीड कर लेते हैं।
Now, the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and this area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. ठीक है, अब आपको पीछे समझ आ ही गया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसी के सामने ही है ना। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जब सन है तो ठीक है स्ट्रेट तो पड़ती ही है, लेकिन मैक्सिमम आपकी जो है हीट ये कहीं ना कहीं आपका जो सन है वो किसी ना किसी मतलब पूरे दिन के अंदर किसी ना किसी एक जगह पे तो आपका जो है वो उसकी रेस पड़ती ही पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि सन भी तो आगे फिर हम मूवमेंट्स की बात करेंगे, रोटेट कर रहा है और ये रिवॉल्व कर रही है हमारी अर्थ, ठीक है। और अर्थ ऐसे है भी नहीं है, स्ट्रेट फॉर्म में है, टिल्टेड फॉर्म में है, ऐसे स्ट्रेट में नहीं है। तो अगर टिल्टेड भी हो जाए तो ये रीजन कंपैरेटिवली, जैसे कि अब आपको हाथ से भी समझ आ रहा होगा, ये रीजन तो कंपैरेटिवली आपका अगर आप इसको सन मान लेते हैं तो ये आपका कभी ना कभी सन रेस तो उसको मिलती ही है, इस वजह से इसको हमने नाम दे दिया टॉरिड जोन का। ऊपर जाएंगे और फ्रिजिड में तो बहुत ही ऑब्लिक, जितनी ज़्यादा ऑब्लिक होगी, जितनी ज़्यादा टेडी रेज होंगी उतना ही कम हीट जो है वो लेके जाएंगी। जितनी स्ट्रेट रेज पड़ रही होती हैं उतना ज़्यादा जो है वहाँ पे आपकी हीट ज़्यादा लगती है। ये तो हम कॉमन सेंस के बेसिस से भी देखते हैं। आप गर्मियों में सीधा जब आप कभी भी ऐसे ऊपर देख ही नहीं सकते क्योंकि स्ट्रेट आपके ऊपर सन रेज पड़ती है तो आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है, ठीक है। तो अगर हम उसको रोकने के लिए इनफैक्ट हाथ ऐसे रख लेते हैं और सामने हम उसको देख पाते हैं, समझ पा रहे हो ना, ऊपर नहीं देख पाते क्योंकि ऊपर से स्ट्रेट आपके ऊपर जो है वो रेज आ रही हैं। तो इस वजह से स्ट्रेट जब कभी भी आपकी इंसोलेशन होगी, स्ट्रेट आपकी सन रेज होंगी, उनके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द ऑब्लिक और द टिल्टेड वन। तो यहाँ पे आते आते तो बहुत टिल्ट हो जाता है, ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे बहुत कम हीट पहुँचती है और ये आपकी बहुत ही कोल्ड जोन्स हैं, फ्रिजिड जोन्स हैं, बर्फ़ ही जमी रहती है। और उसके बाद जब हम डे नाइट और सीजन्स भी करेंगे तो बेटर समझ आएगा क्योंकि अर्थ जो है वो हमारी जो है वो टिल्टेड है 66.5 डिग्री, और इस वजह से एक रीजन जो है जब आपका टिल्ट इधर जाएगा इसके कंपैरिजन में तो ये तो कंपैरेटिवली यहाँ पे सन रेज बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, फिर आगे चल के यहाँ पे रेज पड़ेंगी, उधर नहीं पड़ेंगी। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको अलग से सीजन्स के अंदर समझाऊंगी। फिलहाल जान ली आप पहले बेसिक अर्थ की डिवीजन को समझिए और किस तरह से हमने इसको अलग अलग जो है वो हीट के बेसिस पे टेम्परेचर जोन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। नाउ द मिड डे सन जो है नेवर ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों ट्रॉपिक्स के अलावा कहीं पे भी एग्जैक्टली ओवरहेड कभी भी नहीं होता है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका सन रेज का एंगल, ठीक है, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स पे जाते जाते डिक्रीज होता है। एंड बियॉन्ड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल द सन डज नॉट रेज मच अबव द होराइजन। मतलब कि जब आपका सर्कल है वहाँ पे तो होराइजन पे स्ट्रेट सीधा तो कभी भी होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से कोई डिब्बा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल एकदम आपकी इक्वल लेवल ऑफ रेज पड़ेगी, ऐसा डिब्बा नहीं है। ये जो है कंपैरेटिवली आपका इस तरह से है। तो डेफिनेटली यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, जब दूरी ज़्यादा है तो उसको यहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा एरिया ट्रेवल करना पड़ेगा, ज़्यादा एरिया ट्रेवल करना पड़ेगा तो हीट जो है डेफिनेटली कम जाएगी और एंगल जो है वो स्ट्रेट नहीं होगा कभी भी। नाउ बियॉन्ड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल द सन डज नॉट रेज मच अबव द होराइजन and as such the area bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Antarctic Circle in the southern hemisphere, ट्रॉपिक्स से लेके आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक तक, वो उधर हमने दो बात की थी, ऊपर और नीचे वो क्या था आपका टेम्परेट जोन, तो इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं और ये मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है। एंड दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं और बहुत ज़्यादा फ्रिजिड पार्ट ठंड भी नहीं है। नाउ एरियाज लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, एग्जैक्टली सब ऊपर चले गए अगर हम तो ये है। इसी तरह से ही नीचे एंटार्कटिक से लेके साउथ पोल, साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन, क्योंकि यहाँ पे तो होराइजन के ऊपर कभी भी आपका सन नहीं जाता है, ठीक है। Now therefore its rays are always very slanting and these are therefore called frigid zone. Then next अब हम बात करते हैं longitude की, ठीक है। लॉन्गिट्यूड को पहले वैसे ही थोड़ा समझ लेते हैं, तो फिर से हम अर्थ ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे बल्जी और इधर जो है वो इसको थोड़ा सा फ्लैटन कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक सेंटर बनाया हमने, अब सेंटर के बीच में से हमने कोई भी लाइन खींची थी इस तरह से, जो कि सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ा सर्कल होगा अगर हम सर्कुलर फॉर्म में खींच देंगे, क्योंकि स्फीयर है एक्चुअली ये। तो ये तो था हमारा क्या, लैटिट्यूड। अब इसी तरह से ही जो कि आपका वेस्ट
और ईस्ट को जोड़ता है। वो लाइंस हमने जो कहाँ से ली हैं, सेंटर में से पास करी हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स कहाँ से निकले हैं, वेस्ट और ईस्ट में से निकले हैं। अब इसी तरह से इसी सेंटर में से निकालते हुए नॉर्थ और साउथ से अगर हम 2 पॉइंट से यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिला दें, है ना, स्ट्रेट वर्टिकल, तो ये है हमारा क्या, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आप इस तरह से आप ये जो है एग्जैक्टली ऐसे सारी स्ट्रेट वे नॉर्थ से साउथ को जोड़ेंगे हमेशा। लॉन्गिट्यूड किसको जोड़ रहा है, हमेशा नॉर्थ और साउथ को जोड़ रहा है आपस में। और ये डिवाइड किस में कर रहा है अर्थ को, ऐसी ऐसी लाइंस अब कैसे डिवाइड कर रही हैं, हमने कैसे डिमार्क किया, ईस्ट में और वेस्ट में किसी भी प्लेस को। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके अर्थ की डिवीजन है। ये बात हुई क्लियर, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब इसके अंदर जो है हमें बेस समझना मुश्किल है, क्योंकि सारी लाइंस जो हैं वो यहाँ से ऐसे ही गुजर रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम अब यहाँ पे तो आपको ये सर्कल दिख रहा है, तो इसमें से आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली ये वाली लाइन मैम सेंटर में से है, ये सेंटर में से नहीं है, बट एक्चुअली ये सर्कल नहीं है तो स्फीयर है। ठीक है, तो सारी ही लाइंस आपकी इसमें से निकल रही हैं, तो किसको बेस माना जाए, यहाँ पे बेस मानना तो इजी है, 0 डिग्री मानना तो इजी है, लेकिन अब इस तरफ किसको 0 डिग्री माना जाए, ये एक्चुअली हम देखने से जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते कि जो हर इंसान उसको समझ पाए देखने से। तो इसके लिए फिर हमने जो है आपस में मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि किस रीजन से जो आपकी ये लाइन गुजरती है उसको हम 0 डिग्री काउंट करें। ठीक है, ताकि इस तरह से भी हम 360 जो है डिग्री की मेजरमेंट है जो उसको देख सकें। ठीक है, अब ये कैसे ड्रॉ होती हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद डायग्राम। पहले थोड़ा सा शुरू करते हैं। द लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्री अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो अब जो हमने यहाँ पे एक्चुअली डिवाइड की थी लाइन, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे, तो उसको हमने वैसे नाम रख दिया है प्राइम मेरिडियन, मतलब 0 डिग्री जो है वो एक्चुअली प्राइम मेरिडियन है। तो 0 डिग्री से इधर जाएंगे हम या इधर जाएंगे हम, तो जब इधर जा रहे हैं तो ये ईस्ट हो जाएगा, इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। नाउ ऑन द ग्लोब longitude is shown as a series of semicircles that run from pole to pole passing through the equator। हमें देखने में ऐसा ही लगता है कि ये पोल टू पोल सीरीज में जो है वो लाइंस जो है वो खिंची हुई हैं, जैसे कि ये तो आपके लैटिट्यूड है, नाउ दीज आर लॉन्गिट्यूड। तो पोल टू पोल जो है वो आपकी लाइंस खिंची हुई हैं, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन। इधर 15 डिग्री उधर भी 15 डिग्री, इक्वल हम ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, ये पूरा वन साइड दिख रहा है तो ये 90 डिग्री तक जाएगा, उधर भी 90 तक जाएगा, इसके बैक में भी ऐसे ही 90 और 90 है, क्योंकि ये पूरा ये वाला सरफेस वाला पार्ट जो है दिस इज 180 डिग्री, ऑन द बैक साइड इट इज अगेन 180 डिग्री। नाउ अनलाइक द इक्वेटर विच इज सेंट्रली प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स and any meridian could have taken to begin the numbering of longitude, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रली प्लेस्ड है इक्वेटर, तो हम समझ सकते हैं कि हम उसको बेस बना के ऊपर नीचे जो है वो मूव कर सकते हैं। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड इन अब यहाँ पे जो है इसको बेस बनाए लॉन्गिट्यूड में, ये क्लियरिटी नहीं है, तो इस वजह से इट वॉज फाइनली डिसाइडेड इन 1884 बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू चूज as the zero meridian the one which passes through the Royal Astronomical Observatory at Greenwich near London। तो लंदन के पास से जो उनकी ग्रीनविच रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उसके पास से जो आपकी लाइन निकलती है उसको जो है हमने प्राइम मेरिडियन, इसी वजह से इसको ग्रीनविच मीन टाइम की बोल लेंगे जब हम उसको टाइम जोन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है लंदन के पास से निकाली है और ये आपकी हुई थी 1884 के अंदर आपकी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन वैसे बन सकता है कि इसी को ही क्यों लिया हमने, किसी और प्लेस को क्यों नहीं हमने 0 डिग्री माना, लेकिन अगर आप ईयर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो मुझे लगता है आंसर भी मिल जाएगा। 1884 तो उस टाइम पे कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल था, है ना, आधे से ज़्यादा दुनिया को गुलाम बना चुका था, तो वो था इंग्लैंड। तो इस वजह से उसकी ही चलेगी ना जब कभी भी कॉन्फ्रेंस होगी, तो फिर उसने बोला कि भाई हमें ही आप बेस मानो, हमें ही आप इम्पोर्टेंस दो, हम ही हैं जिसके आसपास दुनिया घूमती है। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ के उनके आसपास से जो आपकी लॉन्गिट्यूड निकल रही है उसको जो है वो 0 डिग्री काउंट कराया। नाउ एज द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड बिकम शॉर्टर पोलवर्ड्स सो द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड विच कन्वर्ज एट द पोल्स इन क्लोजर नैरो स्पेस। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी लॉन्गिट्यूड की भी समझनी पड़ेगी। अब जो आपका जैसे कि अब अर्थ है ना, ये
फ्लैटन कर दिया हमने, तो यहाँ से जैसे कि अब आपका ये मान लो बेस है ना, तो अब ये ऐसे आपकी ऐसे निकल रही हैं, और ये जैसे कि एक ही हम 0 पॉइंट पर ये यूँ दिखाएंगे, है ना, और इसी से ही हम यूँ दिखाएंगे। तो मतलब जिस तरह से ही हम पोल्स की तरफ जाएंगे, ये जो डिफरेंस है ये तो कम होता जाएगा, और एग्जैक्टली इस डॉट पे आके तो 0 डिग्री हो गया, है ना, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, जिस इक्वेटर के पास डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये कम होता चला जाएगा। तो इस वजह से इसको समझना तो फिर भी आपका आसान है डायग्राम को देखते हुए ही, है ना। सो दोबारा देखते हैं कि एज द पैरेलल जो है ऑफ लैटिट्यूड बिकम्स शॉर्टर पोलवर्ड, सो द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड, सो क्योंकि आपके जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो शॉर्टर होते हैं पोलवर्ड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है ना, ये तो देखने में ही पता लग रहा है, ठीक है, ये वाली लाइंस छोटी होती चली जा रही है, मिक्स नहीं करना, फिर से बोल रही हूँ, वो एंगुलर डिस्टेंस था, ये वाला पार्ट था जो हम बोले थे बड़ा होता जा रहा है, मतलब ये दूरी है, लेकिन यहाँ पे ये दूरी, लेकिन यहाँ पे हम बात इस लाइन की कर रहे हैं, तो ये लाइन सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, उससे छोटी है। तो जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स के अंदर जा रहे हैं तो पोलवर्ड्स कम होता जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाके ये इनक्लोज करते हैं, नैरो स्पेस कन्वर्ज होते जाते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के अंदर क्या हो रहा है, नाउ they have one very important function that determine the local, okay। अब लॉन्गिट्यूड्स के अंदर बस आप इसको समझिए कि लॉन्गिट्यूड में जब हम आप बात करेंगे, है ना, तो ये जो आपके जो डिस्टेंसेस हैं यहाँ से ही, क्योंकि आपका एक ही पॉइंट से, इसको पीछे डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं जहाँ पे कि आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे थे, बिकॉज 2 डायमेंशन में नहीं अच्छे से समझा पाती मैं, जैसे कि 3 डायमेंशन में अभी यहाँ पे ही देख लीजिए, ठीक है। अब ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से हमने कटिंग करनी शुरू की, अब यहाँ से आपके एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये आपके एंगल्स बन रहे हैं। तो जैसे ही हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है इसका यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, और यहाँ देखिए और इधर देखिए, और ऊपर तो हम दिखा नहीं पा रहे तो एग्जैक्टली 0 डिग्री है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आपके डिफरेंट पैरेलल्स के अंदर, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स के अंदर, these are meridians actually not parallel, this is meridian, prime meridians, इस वजह से इसको हम या तो बोल देते हैं लॉन्गिट्यूड या बोल देते हैं मेरिडियन। तो मेरिडियंस के बीच में जो आपका डिफरेंस है या लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ये डिफरेंस है, तो ये इक्वेटर के पास जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे ये भी आपका कम होता चला जाएगा। और इसकी हम कटिंग कैसे कर रहे हैं, इसके लिए आप पीछे उसी डायग्राम में जाइए, सबसे पहले जो हमने देखी थी जिसमें हमने कटिंग दिखाई हुई है, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, लैटिट्यूड्स में हमने ऐसे काटा था, ठीक है, और यहाँ से फिर इसका एक हाफ लेके इसको बेस बनाया था। अब लॉन्गिट्यूड्स के अंदर हम अर्थ को इस तरह से काट लेते हैं, ये बीच में से आपका सेंट्रल पॉइंट है, और यहाँ पे तो आपके बहुत आसान है एंगुलर जो है डिस्टेंसेस को देखना, क्योंकि इसको आपको इसने काटा, तो ऐसे काटने के बाद ये वाला पार्ट तो एग्जैक्टली सर्कल ही हो गया, तो बस ये सर्कल की फॉर्म में ही है, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में ही आपने जो है प्रोटेक्टर रख के इसकी डिग्रीज बना दी हैं। तो ये डिग्री में पूरा आप इसको 360 डिग्री में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब 360 डिग्री में डिवाइड करके इसके बेसिस पे आपकी ये लाइंस लग गई हैं, तो ये आपके लॉन्गिट्यूड्स बन गए हैं। अब बेस किसको माने, इसको हमने कॉन्फ्रेंस पे डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे कौन सी इस लाइन को बेस माने, इसको माने, इसको माने, क्योंकि किसी को भी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका साइज, ठीक है, ये सारे इसका साइज सबका सेम होगा, ये सारी लाइंस का साइज सेम होगा, जितना जो आपके सारे मेरिडियंस हैं दैट आर ऑफ द सेम साइज, ठीक है। जबकि जब हम बात करते थे आपकी पैरेलल्स की या लैटिट्यूड या पैरेलल एक ही बात है, तो जो सेंटर में से निकलेगा वो सबसे बड़ा होगा, लेकिन जब इस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो सारी लाइंस जो है देखिए आपकी सेम ही लेंथ की होंगी, कोई भी बड़ी छोटी कभी भी नहीं होती है। क्लियर? आप जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि हम जो है उसके बेसिस पे ये देख सकते हैं कि आपका टाइम कितना है, टाइम की मेजरमेंट के लिए होता है। और ओवरऑल अगर आपने किसी भी जगह को देखना होता है कि वो अर्थ पे कहाँ लोकेटेड है, तो हमें दोनों कोऑर्डिनेटेड पॉइंट्स देखने होते हैं। जब कभी भी आप इंडेक्स देखोगे तो किसी भी एटलस के अंदर, तो पीछे प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं कि लैटिट्यूड इतना, लॉन्गिट्यूड इतना, ठीक है। तो जब आप उसको एग्जैक्टली चेक करके देखोगे, लैटिट्यूड्स अगर आप देखोगे तो आपको लैटिट्यूड किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे, क्योंकि जो लैटिट्यूड है वो अर्थ को डिवाइड करते हैं नॉर्थ साउथ में, और लॉन्गिट्यूड कैसे डिवाइड करते हैं, ईस्ट वेस्ट में, इसको इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। और एग्जैक्टली आप उस लेवल पर जब जाके देखोगे तो वो प्लेस आपको उसी बेस पे, उसी कार्टूस पे मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी प्लेसिंग के लिए है।
अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या है? नाउ दे हैव वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे डिटरमिन द लोकल टाइम इन रिलेशन टू ग्रीनविच मीन टाइम। हम कौन से इस टाइम पे अभी अगर हम देखें कि क्या टाइम है तो कैसे मेजर कर पा रहे हैं आपकी घड़ी में, उसको मैं भी समझ पा रही हूँ, जो टाइम है आप भी समझ पा रहे हो, क्योंकि हम सब जो है एक ही बेस को कंसीडर करते हैं, और वो है आपका GMT, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम, एंड विच इज समटाइम्स रेफर टू एज वर्ल्ड टाइम। Now the distance between the longitude would be around 111.32 km or 69.18 miles at equator, whereas the same distance at the poles would be 0 km। इस बात को मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, क्योंकि पोल्स पे जाके तो ये एग्जैक्टली सारे लॉन्गिट्यूड्स इकट्ठे ही हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे तो जो है वो डिफरेंस आपका 0 होगा, और इक्वेटर पे जैसे ही जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि इक्वेटर पे जो है ये आपका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और पोल्स पे जाके ऑलमोस्ट ये 0 डिग्री हो जाता है। अब आते हैं वर्ड टाइम पे। नाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। नाउ सिंस द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री इन 1 डे और 24 आवर्स, इट पासिस थ्रू 15 डिग्री इन 1 आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स हमारे जो है, हम लॉन्गिट्यूड से ही क्यों देखते हैं टाइम को, क्योंकि जो आपकी ये हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, वैसे बेसिकली ये तो आपका मतलब लॉन्गिट्यूड जो है वो बेसिक पॉइंट तो 0 से ही है, तो इस तरह से यहाँ से ही ड्रॉ होते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए जनरली हम ऐसे कटिंग दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो सन है ना, तो सन रेज, अब अर्थ ऐसे मूव कर रही है, अब अर्थ आपकी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है, इस तरह से मूव करती है, ये पार्ट वेस्ट है, दिस इज ईस्ट, तो यूं घूमती है ये। और जब अर्थ घूम रही है तो आपकी जो सन रेज हैं वो डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे पड़ेंगी अलग अलग टाइम पे, ठीक है। पहले ही जैसे ये वाला लैटिट्यूड एक्सपोज हो गया, फिर ये आगे चला गया, नेक्स्ट लैटिट्यूड एक्सपोज हो गया, तो डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे, क्योंकि अर्थ यूं घूम रही है, अर्थ ऐसे तो नहीं घूम रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है, तो डिफरेंट लैटिट्यूड्स आपके अलग अलग टाइम पे एक्सपोज हो रहे हैं अर्थ सन को। इस वजह से हमारे लिए किसकी इंपॉर्टेंस है, ये लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस है। अब लैटिट्यूड में अगर हम बात करें तो फिर से वही आपका स्फीयर है, तो 360 डिग्री है, और आपका पूरा जो अर्थ है ये पूरी रोटेशन जो है वो ले लेती है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, जिसको हम 1 डे बोलते हैं 24 आवर्स के अंदर। तो अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, 15 से, है ना। तो इसी वजह से हम इसको क्या करेंगे कि जब हम इसकी डिवीजन करते हैं तो हमारे पास मेजरमेंट क्या होती है कि 15 डिग्री अगर हम जा रहे हैं तो वो आपका दैट इज इक्वल टू, मतलब 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखें, और ये क्या कट के आ गया 15 डिग्री, तो दैट मीन्स कि 15 डिग्री की डिवीजन है, और 24 क्या है हमारे आवर्स, है ना, तो 1 आवर 24 क्या है आवर्स है, ये क्या है डिग्री, सो 1 आवर इज इक्वल टू 15, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो 1 आवर अगर इज इक्वल टू 15 डिग्री है तो अब 1 आवर क्या है 60 मिनट्स है। अब 16 मिनट्स को अगर आप 15 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, तो इसका मतलब ये क्या है डिग्री, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। इस तरह से हम जो है इसका हिसाब लगा सकते हैं। नाउ द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट यूँ मूव करती है, सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड, लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाय 1 आवर, एंड कन्वर्सली इफ वी गो वेस्टवर्ड लोकल टाइम इज रिटार्डेड बाय 1 आवर। अब क्यों वेस्ट टू अगर हम जा रहे हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, इधर जा रहे हैं तो टाइम इंक्रीज होता है, क्यों होता है, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ मूव कर रही है, इसी वजह से अगर आप ईस्ट जाएंगे आपके प्राइम मेरिडियन से, ठीक है, तो क्या होगा टाइम बढ़ता है, आप आगे चले जाएंगे टाइम जोन में। अगर आप खुद मूव कर रहे हैं, अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, आप एक ही जगह पे मतलब स्टैंडर्ड या उसके आसपास जो है बहुत मूवमेंट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली एक पे तो हम रहते भी नहीं हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो भी हमारा जो कोई नहीं एग्जैक्टली 1 लैटिट्यूड पे ही पूरा इंडिया कवर होता है, लेकिन जनरली अगर हम बताने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगी आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की या लोकल स्टैंडर्ड टाइम की, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप एक ही जगह पे हैं डेफिनेटली ना, फिर तो आपके लिए टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप अगर मूव कर रहे हैं, आप अगर जो है वो जो है मूवमेंट आपकी है कैसे भी किसी भी वे से है, आप प्लेन में आपने ट्रैवल किया, तो जैसे कि अगर आप यहाँ से मूव करके इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर आ गए, इस मेरिडियन पे आ गए हैं, तो अब आपके लिए टाइम जोन चेंज हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि खुद आप मूव कर चुके हो। तो कैसे होगी, अगर आप यहाँ से ईस्ट में जाएंगे तो आपको अपनी घड़ी जो है फास्ट करनी पड़ेगी, आगे करनी पड़ेगी, और हो सकता है हम इससे वेस्ट की तरफ ट्रैवल करें। तो अगर आप ट्रैवल करके मान लो इधर जा रहे हैं तो फिर आपको अपना टाइम जो है वो सेटल करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, वैसे ही अगर 15 डिग्री आप मूव कर चुके हो तो 1 आवर आगे बढ़ाना पड़ेगा या पीछे बढ़ाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, now if we may thus conclude that places east of Greenwich see the sun earlier and gain time, whereas places west of the Greenwich see the sun later and lose time। क्योंकि टाइम सन के बेसिस पे ही है, तो इसी वजह से गेन टाइम के बेसिस पे हम जो है वो सन की बात करते हैं। अगर हम इंडिया की भी बात कर ले, है ना, तो अगर हम ईस्ट की बात कर ले तो सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। तो अगर हम इंडिया में भी अगर हम देखें तो ये हमारा जो एक्सटेंट है ना, इंडिया का भी जो एक्सटेंट है कुछ यूं है ना, ठीक है, यूं है हमारा। तो इसी वजह से ये हमारा जो ये एक्सटेंट है लॉन्गिट्यूडनली ये भी काफ़ी है। तो जो लोग ईस्ट में रहते हैं ना उनके लिए दिन जल्दी हो जाता है, क्योंकि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इस वजह से यहाँ पे सन रेज फास्ट जाती है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, नाउ इफ वी नो GMT to find local time we merely have to add or subtract the differences in the number of hours from the given longitude। ये बात मैंने अभी आपको समझाई है कि किस तरह से हम अगर अपना खुद की प्लेस चेंज कर रहे हैं तो फिर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, किसके बेसिस पे, जितना लॉन्गिट्यूड जो है वो हमने मूव किया है। और अब आता है हमारा कि एक पर्टिकुलर जगह का जो है वो स्टैंडर्ड टाइम या टाइम जोन क्या है। नाउ इफ ईच टाउन वर टू कीप द टाइम ऑफ इट्स ओन मेरिडियन देयर वुड बी मच डिफरेंसेस इन लोकल टाइम बिटवीन वन टाउन एंड द अदर। क्यों, क्योंकि पूरा अगर इंडिया भी बोले तो भी वो एक कोऑर्डिनेट पे तो नहीं है। तो इस वजह से अगर हम सिंपली इसी बेसिस पे ही एक कंट्री में रहते हुए भी ऐसे ही देखें कि हर 15 डिग्री मूव करने से हमें जो है आर चाहिए, तो इंडिया जैसे कंट्री का तो मुझे लगता है काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेम जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तब भी हमारे टाइम जो है वो कभी भी हम टाइम से नहीं पहुंचते हैं कहीं पे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे कि उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी बहुत ज़्यादा है एंड पीपल आर कंपैरेटिवली लिटरेट, तो वो मोर देन वन टाइम जोन भी यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया में हम नहीं करते हैं, हम एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है फॉलो करते हैं, चाहे आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट से बैठे हों तो भी। ठीक है, नाउ ट्रेवलर्स गोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अदर वुड हैव टू कीप चेंजिंग देयर वॉचेज इफ दे वांटेड टू कीप देयर अपॉइंटमेंट्स। दिस जो है इज इनप्रैक्टिकल, तो एक कंट्री के अंदर इनप्रैक्टिकल और इनकन्वीनियंट हो सकता है। Now to avoid all these difficulties, a system of standard time is observed by all countries. Now most countries adopt the standard time from the central meridian of their countries. तो ऑब्वियसली हम अपने कंट्री की जो सेंट्रल मेरिडियन है जो हमारे कंट्री में से पास होती है उसके बेसिस पे जो है उसकी कितनी दूरी है आपकी प्राइम मेरिडियन से, उसके बेसिस पे हम अपना फाइनल टाइम जो है वो स्टैंडर्डाइज करते हैं। नाउ इन लार्ज कंट्री सच एज कनाडा, USA, चाइना, USSR, इट वुड बी इनकन्वीनियंट टू हैव सिंगल टाइम जोन, सो दीज कंट्रीज हैव अ मल्टीपल टाइम जोन। क्योंकि कनाडा, USA, चाइना और सबसे ज़्यादा रशिया, अब तो USSR नहीं बोलते हैं, हम इसको रशिया बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा इंडिपेंडेंट हो चुका है, CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन चुका है। लेकिन ज्योग्राफी है तो उस पूरे रीजन को आज भी बढ़िया से एक्सप्लेन करने के लिए USSR ही बोल दिया जाता है ताकि सारे कंट्रीज बीच में आ सके। तो उसका जो अपना एक्सटेंट है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अगर आपने थोड़ा मैप में देखा है, ठीक है। तो इस वजह से वो मल्टीपल टाइम जोन्स भी इस्तेमाल करते हैं। बोथ कनाडा एंड USA, वहाँ पे 5 टाइम जोन्स हैं। अब तो बहुत इंडियंस वहाँ पहुँच गए हैं और उनको भी प्रैक्टिस हो गई है एक से ज़्यादा टाइम जोन हैंडल करने की। एंड द अटलांटिक, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन एंड पैसिफिक टाइम, ठीक है, ये इस तरह से यूज़ करते हैं जोन्स को। एंड द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट इज इवन नियरली 5 आवर्स। एंड USSR हैड 11 टाइम जोन, सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है वो आपकी किसकी हैं, USSR की हैं। एंड बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन, और अब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया है, इस वजह से अगर हम सिंपली रशिया को देखें तो फिर उसकी अब 9 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की, या मैं चाहती हूँ कि इससे पहले ही इट्स बेटर कि हम पहले बात कर लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, उसके बाद हम पाएंगे आपका जो है डिफरेंट डेट लाइन पे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट the standard time which is 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich mean time। हमने जो मेरिडियन अपनी ली है
वो ली है 82.5, जो कि कुछ यहाँ से यूपी के पास जो है आपकी नैनी प्लेस है वहाँ से ये गुजरती है 82.5। और क्योंकि प्राइम मेरिडियन लंदन आपका इस तरफ है, ठीक है, तो इससे हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम ईस्ट में हैं, क्योंकि मेरिडियंस जो है वो आपको डिवाइड करती हैं ईस्ट और वेस्ट में, तो इस वजह से हम कहाँ पे हैं, ईस्ट में हैं। और आपको कभी भी किसी भी मेरिडियन का दे दिया जाए कि कितना है, जैसे कि इंडिया का हम ले रहे हैं 82.5 डिग्री ईस्ट हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम ये देखना चाहें कि ये प्राइम मेरिडियन से हमारा टाइम जो है वो कितना गैप है। पहली बात तो कभी भी ईस्ट है तो अहेड तो हो ही गया है ना, हम आगे चलेंगे, लेकिन कितने घंटे कितने मिनट आगे चलेंगे ये हम उसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें पता ही है हमारा जो 1 आवर है वो कितना है, 15 डिग्री है, तो अगर हम 15 डिग्री से 82 डिग्री को करें, है ना, तो 15 5 तो ये तो सीधा 75 निकल रहा है आपका, दैट मीन्स 5 आवर तो निकल के आ ही गए हैं, ठीक है। अब 82 में से 82.5 में से आपने 75 डिग्री निकाल दी है, अब आपके पास इसके बाद क्या बच रहा है, 7.5 डिग्री बच रहा है, ठीक है। अब 7.5 डिग्री और उधर हमें पता है आपका 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, 4 मिनट्स के बाद बराबर होता है, तो 7 डिग्री किसके बराबर हो गया, 7 × 4 मतलब 28 मिनट्स के बराबर हो गया। अब हाफ डिग्री अभी बच गई, हाफ डिग्री किसके बराबर है, क्यों, क्योंकि आपकी जो 1 डिग्री है वो 4 मिनट है, तो हाफ डिग्री किसके बराबर हो गई आपकी, 2 मिनट्स के बराबर, तो ऑब्वियसली 2 मिनट्स और निकल के आ गए, 28 में हमने 2 ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 30 मिनट्स। तो इस हिसाब से हमारा टाइम कितना हो गया, 5 आवर्स तो पहले थे ही, अब उसमें कितना हमने ऐड कर दिया, 30 मिनट्स। तो इस तरह से हम जो है 5 आवर्स 30 मिनट्स जो है वो आगे है, ईस्ट में है, इसी वजह से हम अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम है। इसी तरह से कुछ भी आपको कोई दे दे, 19.5 दे दे, ठीक है, 101.5 दे दे, 105 डिग्री दे दे, तो उससे पूछे कि आप जो है आगे, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि ईस्ट है कि वेस्ट है, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट से बेसिस पे आप जो है वो अहेड या बैक जो है वो दे सकते हो, और इस बेसिस पे आप उसकी डिवीजन कर सकते हो। पहली डिवीजन स्ट्रेट वे आप जो भी नंबर है उसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि स्ट्रेट वे आपके आवर्स निकल के आ जाएंगे। जो बाकी का बच जाएगा उसको जो है फिर आप डिग्री और मिनट की बेसिस पे जो है कन्वर्ट कर लीजिए, और फाइनली आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम आगे या पीछे है। क्लियर? तो इस तरह से जो है हम किसी भी छोटा मोटा आपको क्वेश्चन सम की फॉर्म में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत ही ईजी है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट एंड 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। अगर भूल जाए तो कैसे करेंगे, पूरा का पूरा स्फीयर 360 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 24 कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाता है, 15 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो पहले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ही थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। नाउ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इज मेंटेन्ड बाय CSIR NPL, ठीक है, CSIR हमारी जो लैब है, एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड अपॉन अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट रन्स थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी, ठीक है। ये आपका नैनी किसी बुक में भी आपको मिल सकता है, क्लोज बाय प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे यूपी में से जो है वो मेनली आपकी ये लाइन गुजरती है, एंड दिस इज व्हाट 82 एंड एग्जैक्टली 33 डिग्री ईस्ट अब हम बोलने लग गए हैं, ठीक है। एक्चुअली 30 ही करिए इसको आप, ठीक है, 82.5 डिग्री बोल दीजिए, एंड ऑफ ग्रीनविच दैट इज 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ योर जो है वो इंटरनेशनल टाइम, ठीक है। देन बट नोटेबली इंडिया एक्सटेंड्स, अब ये जो आपका करंट है लेटेस्ट, इसको लेके जो है जो बातें चल रही हैं पिछले 3-4 साल से, वो ये है कि जो इंडिया का एक्सटेंट है एक्चुअली अगर हम देखें तो 68 एंड 7 डिग्री ईस्ट से लेके 97 एंड 25 डिग्री ईस्ट जो है वो आपका स्प्रेड है। इसको जैसे कि हम देखें ना, ये बात कर रहे हैं हम, ये 68 अराउंड ये आपका 97 है, तो ये वाला जो आपका स्प्रेड है ना ये अराउंड 29 किलोमीटर्स का है, ये स्प्रेड काफ़ी बड़ा स्प्रेड है अगर हम देखें इस तरफ से, क्योंकि हम मेरिडियन से काउंट करते हैं तो ये स्प्रेड भी हमारा काफ़ी है, लेकिन हम जो है वो सिर्फ इस पार्ट को ही बेस मान के यहीं पे ही हमने टाइम जोन जो है वो अपनी एक्सप्लेन करने के लिए रेफ़र करी हुई है। तो यहाँ पे कई बार ये यहाँ इंडिया में भी ये चीज़ सोची जाती है कि ये जो लोग हैं जो कि ईस्ट के अंदर रहते हैं, इनके लिए तो आपका जो दिन है वो जल्दी शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सनराइज जल्दी होता है, इन कंपैरिजन टू द पीपल हु लिव हेयर, इनका दिन जो है वो लेट चढ़ेगा, इसका ज़्यादा जल्दी होगा, हाँ, क्योंकि सनराइज इज इन द ईस्ट, तो ये वहाँ पे पहले सनराइज पड़ेंगी, ये जब अर्थ मूव करेगी लेट जो है ये वाला पार्ट सन के सामने आएगा।
तो लेकिन फिर भी क्योंकि हमने तो इस ही पॉइंट के बेस पे सारा टाइम जो है वो मेजर करा हुआ है, तो जो टाइम यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, है ना। टाइम तो डिफरेंस नहीं है क्योंकि हमने एक ही टाइम जोन को के बेसिस पे हम टाइम को मेजर करते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं इन लोगों का नुकसान होता है। इन लोगों का जो है वो बहुत सारा जो लाइट आर है, जो सन की वजह से रोशनी ऑलरेडी हो जाती है, इनका दिन चढ़ जाता है, लेकिन इनको इसी हिसाब से जब यहाँ पे 5 बजे हैं तो यहाँ पे तभी ये 5 बजाते हैं, लेकिन इनके 5 जो है वो पहले ही हो चुके होंगे, है ना, अगर हम टाइम जोन्स के बेसिस पे देखें, स्टैंडर्ड ना लें तो अब ये बात चल रही है कि कंपैरेटिवली आप ज़्यादा तो नहीं इंडिया हैंडल कर सकता, तो कम से कम आप 2 टाइम जोन्स की बात करिए, एक और कोई स्टैंडर्ड यहाँ पे रख दीजिए जिससे कि आप 2 टाइम जोन्स को जो है उसके बेसिस पे टाइम ये लोग फ़ायदा उठा सकें, जो इनको अर्ली सनराइज मिल जाता है वो जो टाइम है उसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अदरवाइज इनके तो 5 एक्चुअली हो चुके होंगे लेकिन ये लेट इनके 5 बजते हैं, उसी वजह से इनका फिर दिन भी तो पीछे चला जाता है, ठीक है। इनको जल्दी अंधेरा मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू दीज पीपल, तो इस वजह से ये अब सोचा जा रहा है कि 2 टाइम जोन जो हैं वो कर दी जाएं, लेकिन अभी तक नहीं की गई हैं बिकॉज ये इतना आसान काम नहीं है। इससे यहाँ के लोगों को भी समझाना पड़ेगा, रेलवेज़ वगैरह भी चलती हैं, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है, और टेक्निकली भी सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको, लेकिन ये प्रपोजल है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करा रही हूँ। और ये भी कोई करंट नहीं है, 4-5 साल से ये चल रहा है, पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा ये जो है दोबारा से न्यूज़ में था। तो यही बात अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो इंडिया का इसी वजह से जो एक्सटेंट हो जाता है विड्थ का, तो वो 29 डिग्री हो जाता है, रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट 2 आवर्स, ठीक है। 29 डिग्री है तो हम कंपैरेटिवली, क्योंकि 15 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 आवर, 30 डिग्री 2 आवर, तो 29 ही तो है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का जो है वो फ़र्क है आपका, ठीक है। अगर हम इस तरह से देखें तो आपका अगर जो है मिजोरम, मणिपुर, कुछ भी उससे और इधर गुजरात में अगर हम देखें तो एक्चुअली 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस हो जाता है। एविडेंटली देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन डे लाइट टाइम बिटवीन द कंट्रीज लॉन्गिट्यूडनल एक्सट्रीम्स, सो द अर्ली सनराइज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कॉजेज द लॉस ऑफ जो है मैनी डे लाइट आवर्स। तो ईस्टर्न मोस्ट वाले को तो बेचारे को डे लाइट आवर्स जो है उसके लूज हो जाते हैं, क्योंकि उसका दिन शुरू हो चुका है लेकिन आप नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि आपका एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है। बाय द टाइम ऑफिस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन, ऑल्सो द अर्ली सनसेट इन द रीजन, और उनका बेचारों का सनसेट भी जल्दी होगा, लीड्स टू हायर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो लोग अभी भी कंटिन्यू करेंगे काम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो इस वजह से कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से 10 ओवर द ईयर देयर हैव बीन डिमांड्स एंड डिबेट्स ओवर इंडिया हैविंग 2 सेपरेट जोन्स। तो ये जो है वो चिकन नेक से हम जनरली जो है वो अभी डिसाइड किया हुआ है कि वैसा हम करेंगे, ठीक है। और ये आपका थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये आपका चिकन नेक है, जहाँ से एक तरह से वेस्ट बंगाल से आपका ये सिलीगुड़ी, ये जो आपका अराउंड पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का रीजन एक बहुत छोटे से रीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सिलीगुड़ी, ठीक है। और इससे लेकिन फिर ये पाया गया कि सिर्फ 2 रेलवे स्टेशन ही यहाँ पे पड़ते हैं, ठीक है, जिसके लिए टाइम को चेंज करना पड़ेगा। तो ये रीजन के लिए आपका मतलब जो आपकी फर्स्ट, ये दिस इज़ योर फर्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST1, और ये आपकी काउंट की जाएगी IST2, जो कि ये यहाँ पे चिकन नेक से निकलेगी, ठीक है। नाउ योर CSIR NPL has published a research article describing the necessity. It has proposed new time zones with an hour ahead of the existing time zone, और वो 1 घंटे हमसे आगे होगा। And it proposes to call the 2 time zones IST1 जो कि 5 hours 30 minutes ahead होगी, और IST2 जो है क्योंकि हम ईस्ट में और आगे बढ़ गए 1 घंटे का टाइम गैप, मतलब 6 hours and 30 minutes जो है वो अहेड होगी ग्रीनविच मीन टाइम के। एंड द प्रपोज लाइन ऑफ डिमार्केशन जो होगी वो है एग्जैक्टली 89 डिग्री 52 मिनट्स ईस्ट, एंड द नैरो बॉर्डर बिटवीन असम एंड द वेस्ट बंगाल, जो एक बॉर्डर है छोटा सा चिकन नेक है। नाउ स्टेट्स वेस्ट ऑफ द लाइन वुड बी IST1 एंड स्टेट्स ईस्ट जो है IST2। द लेटर इंक्लूड असम, मेघालय, सारे आपके जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अलॉन्ग विद अंडमान निकोबार आइलैंड है। एंड टू मेक द आइडिया पॉसिबल इट वुड बी नीड टू अ सेकेंड लेबॉर्ट्री इन द न्यू टाइम जोन, वहाँ पे आपको एक और लेबॉर्ट्री भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑलरेडी इनके पास है, बट द मूव वुड रिक्वायर लेजिस्लेटिव सैंक्शन, और
जो चिकन नेक है कनेक्टेड नॉर्थ ईस्ट टू द ईस्ट रेस्ट ऑफ द इंडिया इज वेयर द 2 टाइम जोन्स विल बी डिमार्केटेड। कंसर्न्स लेकिन ये हैं दोज अगेंस्ट द आइडिया साइड द इम्प्रैक्टिबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइम जोन्स। हमारे कंट्री में थोड़ा कम प्रैक्टिकल है, पर्टिकुलरली द रिस्क ऑफ रेलवे एक्सीडेंट इज साइटेड गिवन द नीड टू रीसेट टाइम, क्योंकि यहाँ से सिंगल की वजह से भी टाइम के फैक्टर्स में जो है कन्फ्यूजन हो जाती है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो ये बढ़ सकते हैं। एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इन द पास्ट नॉट फेवर 2 टाइम जोन साइटिंग द कम्प्लेक्सिटीज़ की बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। वैसे अगर मोदी गवर्नमेंट चाहे तो लोगों का टाइम और मतलब दिमाग भटकाने के लिए इकोनॉमी से ये एफर्ट भी कर सकती है कि इसी में लगे रहो आप और बाकी सब चीज़ों को देखो कि सब कुछ चंगा है, अच्छा ही है। सो इन दिस लाइन द बॉर्डर बिटवीन 2 टाइम जोन्स हैज़ वेरी नैरो स्पेशल विड्थ, लेकिन दोनों टाइम जोन्स के बीच में विड्थ बहुत छोटी है विद मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन स्टेशन। इसी वजह से जो 2 उसके बीच में आ रहे हैं आपके, तो वो आपके स्टेशन कोई ज़्यादा है ही नहीं, इस वजह से प्रैक्टिकली हो भी सकता है। सो ट्रेन टाइमिंग वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर कैन बी मैनेज्ड मैनुअली विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स। और इससे फ़ायदा हमें ये हो सकता है कि हमारी एनर्जी 20 मिलियन किलोवाट आवर एनर्जी और ईयर जो है हम बचा सकते हैं इससे। बिसाइड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग ऑफिस आवर्स एज वेल एज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी टू सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग वाज एनालाइज। लेकिन बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उन सब चीज़ों के लिए अब इसको ये एनालाइज कर रही हैं, ठीक है। तो ये है हमारा रिगार्डिंग टाइम। और उसके बाद जो है अब रह गया है आपका इंटरनेशनल डेटलाइन, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि सारा समझाने वाला अब एरिया आ चुका है। तो अब भी जो है कम समझाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि पीछे क्या होता था कि बेसिक एक कंसेप्ट आपको समझाई, उससे अब बाकी सारी चीज़ें जो एग्जैक्टली अपने आप कवर हो जाती थी। लेकिन अब छोटी छोटी कंसेप्ट समझाने वाली ही है सारी, और जिसको समझाना मेरे हिसाब से इज़ द बेस ऑफ द ज्योग्राफी। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप रटने से ज़्यादा नहीं चल सकते हैं। तो थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे आप भी और मैं भी, मेरी तरफ से ही पेशेंस रखना बनता है, क्योंकि मुझे भी होता है, सिलेबस की बहुत टेंशन होती है। लेकिन फिर भी हमेशा वाइजली ही चलिए। और ये हमें पता है कि इस तरह से एंग्जाइटीज़ या जो हमारी घबराहट होती है कि सिलेबस पीछे रह जाएगा, ये सब बकवास होता है। इससे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने में ध्यान दूंगी ताकि आपका अच्छे से ज्योग्राफी का बेस बन जाए। एग्जाम जब कभी भी हो, कभी कोई टेंशन नहीं होगी, चीज़ें दिमाग में एक बार फिट हो जाएं। टाइम को लेके जनरली क्वेश्चंस आते हैं, डेट्स को लेके, मतलब ये कंपोनेंट है तो वो वाकई और ये टफ में ही माना जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये रटके नहीं होगा, ये समझने से होगा। इस वजह से थोड़ा सा पेशेंस के साथ अब डील करते हैं। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ इसके नेक्स्ट का जो आपका एरिया है। तो तब तक आप इसको पढ़िए। टिल देन, थैंक यू सो मच।